Hello student of BA second sem, myself Dr. Hassan Banu, Assistant Professor, Department of Sociology, DAV PG College, BHU वाराणसी। पेपर इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर के 5th यूनिट करंट इश्यूज, जिसमें कम्युनलिज्म को हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे रीजनलिज्म यानी क्षेत्रवाद, कॉन्सेप्ट ऑफ रीजनलिज्म की बात करेंगे और इसके क्या कारण हैं और इसके क्या सुझाव हो सकते हैं इसको समाप्त करने के, इस पे हम लोग आज चर्चा करेंगे। तो क्षेत्रवाद क्या है? यानी अपने क्षेत्र, अपने रीजन के प्रति हमें वफादारी दिखाना या अपने क्षेत्र को दूसरे के रीजन से अधिक महत्व देना या क्षेत्रीय हितों की पूर्ति के लिए कहना चाहिए राष्ट्र के जो हित हैं उनको अनदेखा करना। ये रीजनलिज्म, ये एक ऐसी भावना है जो अपने क्षेत्र, कहना चाहिए ये एक विचारधारा है जो किसी ऐसे क्षेत्र से संबंधित होती है कि चाहे वो धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या सांस्कृतिक हो, है ना। तो इन सब कहना चाहिए कारणों से अपने पृथक अस्तित्व यानी सेपरेट एग्जिस्टेंस की बात करता है और ये अपना पृथक अस्तित्व के लिए एक भावना जगाता है और इसको बनाए रखने के लिए, अस्तित्व को बनाए रखने का कहना चाहिए लगातार प्रयास करता है ना। तो क्षेत्रवाद क्या है? यानी स्थायी निवासी जो है वो राष्ट्र या प्रांत की तुलना में अपने क्षेत्र विशेष के हितों को ज़्यादा महत्व देता है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेस के अनुसार देख लें तो क्षेत्र जो है वो अपनी भौतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के आधार पर पड़ोसी भूभाग से पृथक होता है। यानी अपने आसपास के जितने भी पड़ोसी भूभाग हैं, नेबर्स हैं, उनसे अपने को अलग रखता है और राष्ट्रीय भूभाग के रूप में एक क्षेत्र में अपनी प्रथाएं, अपने आदर्शों के प्रति उसमें चेतना पाई जाती है जो एक क्षेत्र के सदस्यों को राष्ट्र के दूसरे भूभाग के से पृथक पहचान प्रदान करता है। यानी कहीं ना कहीं दूसरे क्षेत्र में से अगर उसका मुकाबला किया जाता है तो एक अलग पहचान उसके में दिखाई देती है। तो इस तरह से देखा जाए तो एक क्षेत्र की दो विशेषताएं हो जाती हैं। एक क्या होता है, उसके भौगोलिक भूभाग होता है, ज्योग्राफिकल जो उसका एरिया होता है वो होता है, और दूसरा होता है सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक चेतनशीलता। तो उसके में कहीं ना कहीं ये दो विशेषताएं दिखाई देती हैं। एक निश्चित भौगोलिक भूभाग का होना कहा जाता है एक क्षेत्रीयता का अनिवार्य तत्व माना गया है। यानी एक ज़रूरी तत्व माना गया है कि अगर हमें क्षेत्रीयता की बात करना है तो एक एरिया यानी एक भौगोलिक भूभाग होना बहुत ज़रूरी है। अगर समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो हम लोग क्या कहते हैं, सांस्कृतिक विशिष्टता का होना अनिवार्य है। यानी जिसके आधार पर एक क्षेत्रीय समूह की दूसरे क्षेत्रीय समूह से पृथक पहचान बनती है। तो ये सांस्कृतिक विशिष्टता जो है वो कई आधार पर होती है, चाहे वो भौगोलिक संरचना हो या क्षेत्रीय, आर्थिक या वर्गीय हित हो, है ना। सामाजिक सांस्कृतिक दृष्टि से अगर देखें तो भारत में क्षेत्रीयता की समस्या जो है वो भाषाई है, धार्मिक है, नृजातीय है, आर्थिक विवाद है, इसके आधार पर उभरी है। अगर दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो वहाँ पर क्षेत्रीयता की भावना प्रजातीय एवं आर्थिक शोषण के आधार पर उभरी है। और इसी तरह अगर हम लोग क्षेत्रीयता का मनोवैज्ञानिक आधार देखें तो वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कहना चाहिए एक क्षेत्रीय समूह में एक सांस्कृतिक विशिष्टता के अतिरिक्त उनके में एक हम की भावना पाई जाती है। तो ये जो हम की भावना होती है यही कहा जाता है मनोवृत्ति जो है वो दूसरे समूह से पृथकता की भावना उत्पन्न करती है। इसी तरह अगर हम लोग राजनीतिक दृष्टि से देखें तो हम लोग दो प्रारूप दिखाई देता है। एक प्रोफेसर रेड्डी एंड शर्मा के अनुसार उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीयता जो है वो एक तरह से राष्ट्रीयता की विरोधी अवधारणा है। तो इस आधार पर उन्होंने क्षेत्रीयता को राष्ट्र के विकास या राष्ट्रीय एकता के लिए खतरनाक समस्या माना है। अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दूसरा प्रारूप देखा जाए तो प्रोफेसर योगेश अटल ने के अनुसार उन्होंने कहा था कि क्षेत्रीयता जो है वो राष्ट्रीयता की भांति एक राजनीतिक तथ्य है।
यानी इस आधार पर उन्होंने क्षेत्रीयता को कहा कि लघु राष्ट्रवाद है, एक राष्ट्रवाद का ही एक प्रारूप है। तो आपके अनुसार क्या हुआ कि क्षेत्रीयता क्या है, वो राष्ट्रीयता की विरोधी नहीं है। यानी दोनों देखा जाए, प्रोफेसर रेड्डी या प्रोफेसर योगेश अटल, दोनों ने एक दूसरे का विरोध करते हुए क्षेत्रीयता का यानी नेगेटिव और पॉजिटिव की बात किया है। अगर नेगेटिव सेंस में देखोगे तो क्या होता है कि एक रीजन को अगर ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यानी इंपॉर्टेंस तो दे रहे हैं लेकिन अगर ओवर द नेशन की बात कर रहे हैं, यानी नेशन से ऊपर हम लोग रीजन को रख रहे हैं, तो वो हमारे लिए नेगेटिव सेंस हो गया। और जहां हम पॉजिटिव सेंस की बात करते हैं, जब हम अपने रीजन की, अपने कल्चर की, अपने लैंग्वेज के लिए ज़्यादा कहना चाहिए ना, प्यार मोहब्बत दिखाते हैं, रिस्पेक्ट दिखाते हैं, तो ये क्या हो गया, हमारा पॉजिटिव सेंस हो गया अपने रीजन के लिए। इसी तरह प्रोफेसर इकबाल ने भी क्षेत्रीयता के सकारात्मक और नकारात्मक यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पहलू को माना है। यानी सकारात्मक दृष्टि से अगर देखा जाए तो क्षेत्रीय समूहों की यही कामना होती है कि हमें संपूर्ण की इकाई के रूप में जो भी हमें मिल रहा है वो बराबर का, जो संसाधन हमें, जो रिसोर्सेज मिल रहे हैं वो बराबर के मिले, बराबर का अधिकार मिले, है ना। जैसे भारत में देखा जाए तो भाषाई आधार पर अपने राज्य का पुनर्गठन की मांग किया गया था, है ना। इसके विपरीत अगर देखा जाए तो क्षेत्रीयता नकारात्मकता का परिणाम तब उत्पन्न हो जाता है जब क्षेत्रीय समूह जो है कहना चाहिए स्वतंत्र राष्ट्र कायम करने की मांग करने लगता है। जैसे भारत में अगर देखो तो खालिस्तान आंदोलन हुआ, आज़ाद कश्मीर आंदोलन हुआ, है ना, भारतीय राष्ट्र राज्य की बात हो गई। तो ये क्या है, क्षेत्रीयता के नकारात्मक पहलू हैं। किंतु इसके नकारात्मक पहलू के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जब क्षेत्रीय समूहों को लंबे समय तक कहा जाए कि उनके अंदर भेदभाव रखा जाता है, तो उनके अंदर एक मनोवृत्ति पैदा हो जाती है जिसके कारण वो पृथकतावादी यानी कहीं ना कहीं अपने को अलग रखने की प्रवृत्ति उनके अंदर जन्म देती है। तो अगर उचित समय पे ये इन क्षेत्रीय समूहों की समस्याओं का हल निकाला जाए तो ये प्रवृत्ति यानी नकारात्मक पहलू रोका जा सकता है। और इस आधार पे क्या होगा, मजबूत राष्ट्र के साथ साथ हम लोग मजबूत क्षेत्र या प्रांत के विकास की प्रक्रिया जो है वो राष्ट्रीय एकता में बाधक होने के बजाय हमारे राष्ट्रीय एकीकरण में सहायक हो सकती है, यानी हमारे नेशनल इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सहायक हो सकती है। भारत में अगर क्षेत्रवाद को व्यक्त करने का तरीका देखा जाए तो कई है, जैसे राज्यों के पुनर्गठन की मांग करना और नवीन राज्यों के निर्माण की मांग करना, जैसे तेलंगाना बुंदेलखंड हो गया या पूर्वांचल की मांग करना, है ना। फिर हो गया भारत संघ से अधिक स्वायत्तता की मांग करना, भारत संघ से संबंध विच्छेद करने की बात करना, नागा मिजोरम जैसी बातें करना, है ना। फिर अंतर्राज्यीय मसलों में अपने पक्ष में समाधान पाने की मांग करना, जैसे प्राकृतिक संसाधन हो गया उसके लिए अपने अधिकार की, नदी के पानी की मांग हो गई। इसी तरह देखा जाए तो केंद्र से अधिक आर्थिक सहायता की मांग करना, है ना, विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग करना, चाहे वो बिहार हो चाहे राजस्थान हो। और उसके अलावा देखो तो अधिक से अधिक राजनीतिक सहभागिता की मांग करना, यानी चाहे वो एमएलए हो एमपी हो उनकी सीटें बढ़ाने की मांग करना। और फिर देखो तो ग्राम पंचायत का पुनर्गठन करने की मांग करना। तो अगर भारत के संदर्भ में देखें तो क्षेत्रवाद या क्षेत्रीयता से रिलेटेड इतने सारे कहना चाहिए कारण हो सकते हैं जिसके आधार पर क्षेत्रीयता की भावना को बढ़ावा मिलता है। क्षेत्रीयतावाद के कारण अब हम लोग देख लेते हैं, कॉजेज ऑफ रीजनलिज्म, जिसमें सबसे पहला है ऐतिहासिक कारण, जिसमें हम लोग क्या देखते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र के साथ कहा जाता है ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हैं, विशेषताएं हैं या परंपराएं ऐसी जुड़ी होती हैं कि उसके आधार पर एक क्षेत्र का व्यक्ति जो है उसमें कहना चाहिए वहाँ पे जितने लोग उस क्षेत्र में रहते हैं उनको एकता में बल मिलता है। तो और कभी कभी ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं हो जाती हैं और ऐसे कहना चाहिए तीज त्योहार या रीति रिवाज का चलन हो जाता है
जिसकी वजह से वो एक क्षेत्रीय व्यक्तियों में एकता हो जाती है। तो इसलिए एक ये सबसे बड़ा कारण है, ऐतिहासिक कारण। और दूसरा देखेंगे तो सांस्कृतिक कारण है, यानी सामान्य संस्कृति होने के कारण भी व्यक्तियों में एकता की भावना पाई जाती है। यानी एक क्षेत्र में रहने वाले एक ही संस्कृति को अधिक से अधिक महत्व देते हैं और दूसरी संस्कृति को कम से कम महत्व देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि क्षेत्रीयता की भावना में वृद्धि होती है। तीसरा कारण है भौतिक कारण, यानी विभिन्न क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों का खान पान, रहन सहन, इन सब का तरीका जो होता है वो अलग अलग तरीके का होता है। तो ये विभिन्नता के कारण क्या होता है कि उनकी विशेषताएं भी अलग अलग तरह की होती हैं, उनका स्वभाव भी, नेचर भी अलग अलग तरह का होता है। और अपने भूभाग से क्या होता है, काफ़ी लगाव और प्रेम होता है, तो वो उस क्षेत्र को ही अपना क्षेत्र समझते हैं और इच्छा जब होती है तब ही उनके विकास की बात करते हैं, जब होता है तब अपने ही क्षेत्र के विकास की बात करते हैं। अगर आप देखेंगे पंजाब और हरियाणा, ये क्या है, क्षेत्रीयतावाद की ही देन कहा जाता है। नेक्स्ट है प्रजातीय कारण। तो देखा जाए तो भारत में अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। अगर देखो तो आज वर्तमान समय में तो ऐसी कोई प्रजाति नहीं मिलती है, फिर भी उनमें प्रजातीयता की भावना जो है वो ग्रसित होती है, यानी वो भावना पाई जाती है। जैसे देखेंगे हम लोग, दक्षिण के व्यक्ति जो है वो अब भी अपने को द्रविड़ सभ्यता का प्रतीक मानता है। और जब भी और भी जो लोग हैं, जैसे कुछ लोग आर्य कहते हैं, जैसे कश्मीरी हो गए, है ना, तो ये जो फीलिंग है ये कहीं ना कहीं क्षेत्रीयतावाद की भावना को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक कारण। तो क्षेत्रीयता की भावना के लिए राजनीतिक कारण भी बहुत इम्पोर्टेंट माना गया है। तो कहा जाता है ना, स्वतंत्रता के बाद अगर देखा जाए तो कुछ जो नेता थे वो कहीं ना कहीं अपने क्षेत्र का ही नेता बनना चाहते थे, तो उससे क्या होता था, बहुत ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न होने लगी। केंद्र को लगा कि अब हमें कुछ क्षेत्रों को राज्य के रूप में परिवर्तित कर देना चाहिए, इससे ही हमारे कहना चाहिए देश का विकास हो पाएगा। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि हमारे देश में राज्यों की संख्या बढ़ती जा रही है, ये इन्हीं राजनीतिक नेताओं की देन माना जाता है। नेक्स्ट है आर्थिक कारण। तो भारत में अगर देखा जाए तो सभी क्षेत्र जो हैं वो सबका स्टेटस जो है वो इक्वल नहीं है, समान नहीं है। कुछ जो है बहुत धनी हैं, कुछ जो है बहुत पिछड़े हैं। तो जो पिछड़े क्षेत्र हैं वो जो है वो अपने केंद्र सरकार कहते हैं कि दोष उनके पर डालते हैं कि उन्होंने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है, उनको बेसहारा छोड़ा है या बेकार समझा है। तो ऐसे क्षेत्रों में कहा गया है क्षेत्रीयतावाद की भावना बहुत तेज़ी से पनप रही है, जहाँ पर वो लोग खुद अपने क्षेत्र को मांग रहे हैं कि ये क्षेत्र हमें दे दें, इसकी हम उन्नति या इसका हम डेवलपमेंट हम खुद कर लेंगे। तो इस तरह से भी क्षेत्रीयता की भावना पनप रही है। नेक्स्ट है भाषावाद। तो एक भाषा के बोलने वालों में क्या होता है, आवश्यकता से अधिक संगठन देखा जाता है, और अगर उनके ऊपर कोई दूसरी भाषा लादने की कोशिश की जाती है तो क्या होता है कि क्षेत्रीय भावना का प्रसार होने लगता है। जैसे अगर देखें, हिंदी के विरुद्ध अगर दक्षिण बंगला या और कई राज्यों ने काफ़ी रोष प्रकट किया था, और इसी क्षेत्रीय भाषा के रोष में आत्मदाह जैसा, तोड़ फोड़ जैसी बहुत सारी क्रियाएं कर डाली थी। तो इस प्रकार की क्रियाओं से क्या होता है, क्षेत्रीयतावाद की भावना में वृद्धि होती है। तो अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीयतावाद के क्या क्या दुष्परिणाम हैं, यानी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ रीजनलिज्म। तो इसमें सबसे पहले राष्ट्रीय एकता के लिए ये घातक सिद्ध होता है। यानी अगर देखा जाए तो स्वतंत्रता के पश्चात जब हमारे देश में नेशनल इंटीग्रेशन की बात की गई थी कि ये भावना बहुत ज़्यादा जगी थी, तो ये क्षेत्रीयतावाद जो है ये सबसे ज़्यादा समस्या बनकर सामने आया था, और ये देश को अलग अलग टुकड़े में बांटना चाहता था। तो क्या होता था इसमें कि कुछ व्यक्ति जो थे वो अपनी क्षेत्रीय उन्नति करना चाहते थे, उसके लिए वो इतना ज़्यादा डिवोटी होते थे कि राष्ट्रीय उन्नति उनके लिए सेकेंडरी हो जाती थी। तो इससे क्या होता था, नेशनल इंटीग्रेशन में कहीं ना कहीं बहुत बाधा पहुंचती थी। दूसरा क्या है, नवीन समस्याओं का जन्म हुआ। क्षेत्रीयतावाद की समस्या से क्या हुआ कि बहुत सी ऐसी और समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे भाषा हो गई, जाति हो गया, धर्म हो गया, आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, है ना, ये भी साथ साथ समस्याएं उठने लगी।
तो इन समस्याओं का प्रभाव क्या हुआ, केवल एक ही एरिया तक नहीं रहा, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ता गया और इसका प्रभाव एक क्षेत्र पे न पड़ के बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगा। थर्ड है केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य तनाव, यानी केंद्र और राज्य सरकार के मध्य इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाता है कि केंद्र जो है अमुक राज्य को अधिक सहायता प्रदान कर रहा है और हमें कम कर रहा है। ये तो इस तरह से क्या होता है, तनाव की स्थिति उत्पन्न होती है। तो केंद्र और राज्य क्या है, इनके संबंध जो है खराब होते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपस में तनाव उत्पन्न होते हैं। फोर्थ है विभिन्न क्षेत्रों के मध्य प्रतिस्पर्धा और तनाव। इसमें क्या हुआ, क्षेत्रीयतावाद की प्रतिस्पर्धा ने क्या किया कि अन्य क्षेत्रों में भी तनाव को जन्म दिया। और क्या हुआ, प्रत्येक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र की तुलना में अपने को खड़ा करना चाहता है और इस प्रतिस्पर्धा में क्या हुआ कि अनेक क्षेत्र में निहित स्वार्थ या संघर्ष करता है, जिससे अन्य क्षेत्रों में भी प्रतिस्पर्धा होती है और बल्कि ये प्रतिस्पर्धा ना कह के एक तनाव की स्थिति उत्पन्न कर देती है। यानी कंपटीशन नहीं होता है, एक कहना चाहिए टेंशन उत्पन्न हो जाता है कि एक दूसरे, हम कैसे उससे कम हैं, हम कैसे उससे ज़्यादा नहीं हैं, मेरे पास क्यों कम है, योजनाएं कम है या कोई भी लाभ है वो कम क्यों है मेरे पास, है ना। इस तरह का टेंशन उत्पन्न हो जाता है। नेक्स्ट है राज्य के क्षेत्रों में तनाव। एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्र क्या करते हैं, अलग अलग ढंग से कहना चाहिए उन्नति करना चाहते हैं। तो उससे क्या होता है, राज्य सरकार किसी क्षेत्र में अधिक रुचि लेती है और किसी में कम लेती है। तो क्या होता है, एक ही राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में तनाव हो जाता है और उनमें प्रतिस्पर्धा होती है, फिर संघर्ष की भावना उत्पन्न हो जाती है। तो इससे क्या होता है, राज्य की एकता को भी हानि पहुंचती है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय भाषा के विकास में बाधक। तो प्रत्येक क्षेत्र इस बात पर बहुत ज़्यादा जोर देता है कि उसका पूरा काम जो है उसकी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से होना चाहिए। तो इस तरह की प्रवृत्ति क्या होती है कि हर क्षेत्रों में व्याप्त होने लगती, सब चाहता है कि मेरे ही भाषा में काम हो। तो इससे क्या होता है, राष्ट्रीय भाषा की प्रगति और विकास जो है वो रुक जाती है। नेक्स्ट है भूमिपुत्र की अवधारणा का विकास होना, यानी सन ऑफ द सॉइल की अवधारणा का विकास होना। भूमिपुत्र का मतलब हो गया एक राज्य के भाषाई विशेष समूह जो हैं, जो उस राज्य के मूल निवासी, और उनका ये मानना होता है कि वो राज्य की भूमि जो है वो उनकी ही है। यानी अन्य राज्यों से जो भी मजदूर हैं, उद्योगपति है या व्यवसायी हैं, जो लोग भी आए हैं उनको बाहरी घोषित किया जाए, है ना। जैसे आप लोग देखते हैं महाराष्ट्र हुआ, आसाम हुआ, तो यहाँ पर भूमिपुत्र की अवधारणा जो है बहुत ज़्यादा प्रचलित है। अब हम लोग देख लेते हैं क्षेत्रीयतावाद को रोकने के क्या क्या उपाय हैं, मेजर्स फॉर चेकिंग रीजनलिज्म। तो इसमें पहला क्या है, प्रत्येक क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए एक समान योजना एवं समान सहायता के सिद्धांत को अपनाना चाहिए। यानी इक्वल लॉ सब पे आना चाहिए और जो भी योजना आ रही है वो इक्वली सबको मिलनी चाहिए। और दूसरा है, किसी भी भाषा को इतना अधिक प्रोत्साहन न दिया जाए जिससे अन्य क्षेत्रीय भाषाएं जो हैं उनको पनपने का मौका दिया जाए। यानी सभी भाषाओं को पनपने का समान अवसर प्रदान करना चाहिए। राष्ट्रीय भाषा को जो अहिंदी प्रदेशों पर लादने की अपेक्षा है कि उनका विकास उस क्षेत्र में ज़्यादा करना चाहिए जिस क्षेत्र में व्यक्ति खुद ही से रुचि ले, है ना। ज़रूरी नहीं है कि हम ज़बरदस्ती हिंदी जो है किसी के ऊपर ला दें। अगर कोई अपनी मर्जी से उसमें रुचि लेता है उस भाषा में, तो उस भाषा को यानी हिंदी को उसके ऊपर लागू करना चाहिए। नेक्स्ट है, क्षेत्रीयतावाद की भावना एवं समस्याओं को जो भी तत्व उभारते हैं या उसे दंड दिया जाना चाहिए। जो भी है, XYZ है, जो भी क्षेत्रीयतावाद की भावना को या समस्याओं को आगे बढ़ाते हैं, है ना, उनको दंडित करना चाहिए। और सरकार का यह कर्तव्य होना चाहिए कि देश के सभी क्षेत्रों को, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उनको समान दृष्टि से सहायता करनी चाहिए। और नेक्स्ट है, सरकार को चाहिए कि वो संपूर्ण देश के लिए सामान्य रहन सहन का स्तर निश्चित करे और उसी को ध्यान में रख के प्रत्येक क्षेत्र को विकसित करने का प्रयत्न करे जहाँ वो रहन सहन का, ताकि उनके रहन सहन का स्तर जो है वो ऊंचा हो सके और सभी को समानता की भावना का प्रसार हो, ऐसा मानना चाहिए।
नेक्स्ट है, सरकार इस बात का भी प्रयत्न करे कि व्यक्तियों को कम, यानी जो भी व्यक्ति हैं उनका तबादला यानी ट्रांसफ़र जो है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में होता रहे, यानी किसी पर्टिकुलर एक क्षेत्र में व्यक्ति का लगाव ना हो सके। इससे उसमें राष्ट्रीय भावना का जन्म होगा, ना कि क्षेत्रीय भावना का। और नेक्स्ट है, सरकार ऐसे राजनीतिक दलों पर अंकुश लगाए जो क्षेत्रीयतावाद की भावना को प्रोत्साहित और प्रेरित करता है। और नेक्स्ट है, केंद्र और राज्य सरकार ऐसे प्रबंध करें जिससे कि अधिक से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व हो सके और इससे सरकार को अधिक से अधिक क्षेत्रों की समस्याओं का ज्ञान भी होता रहेगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीयता के भावना के प्रसार को रोककर राष्ट्रीय भावना, है ना, कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि हम लोग क्षेत्र की यानी अपने क्षेत्र की विकास करने की जो भावना होती है उसको छोड़कर हम लोग राष्ट्र के विकास की भावना का प्रसार करें और प्रचार करने का प्रयत्न करना चाहिए। और विभिन्न क्षेत्रों के मध्य परस्पर सांस्कृतिक कार्यक्रम होना चाहिए। इससे क्या होगा कि प्रेम की भावना बढ़ेगी और जो क्षेत्रीय एक कटुता की भावना है वो कम होगी। और समाज में ऐसी संस्थाएं या संगठन को स्थापित करना चाहिए जो विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय भावना का प्रसार करें, न कि और क्षेत्रीयतावाद का खंडन करें। ऐसी भावना का प्रसार करना चाहिए। और विभिन्न क्षेत्रों की पुस्तकों का अनुभव दूसरी क्षेत्रीय भाषा में भी होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपस में एक दूसरे के क्षेत्र में के मध्य जो है सद्भावना बढ़ेगी, यानी एक दूसरे के जगह के कल्चर है, उनके जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ हैं उसको वो आपस में शेयर कर सकेंगे। और ऐसे साहित्य की रचना होनी चाहिए जिससे क्षेत्रीयता के स्थान पर राष्ट्रीय भावना का प्रसार हो सके। और अल्पसंख्यक और दलित या पिछड़े वर्ग पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है। इस तरह से क्षेत्रीयतावाद के जन्म के कारण तो बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्याओं का समाधान जो है देश को टुकड़े टुकड़े में बांट कर नहीं किया जा सकता, बल्कि इससे क्या होगा, समस्याएं और बढ़ेंगी, कम नहीं होंगी। तो अच्छा यही होगा कि हम इस समस्या के समाधान करने पर ध्यान लगाएं और ना कि क्षेत्र या अपने उप क्षेत्र के विभाजन करने पर लगाएं। इससे क्या होगा, समस्याएं कम नहीं होंगी बल्कि बढ़ेंगी। तो हम लोगों को चाहिए कि इसके समाधान के लिए राष्ट्रीयता की भावना और राष्ट्र निर्माण, है ना, इसकी प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना बहुत ज़रूरी है। राष्ट्रीय एकता की भावना का विकास करना बहुत ज़रूरी है। और इससे क्या होगा, हमारे देश का एक संतुलित आर्थिक विकास होगा, राजनीतिक विकास होगा और सामाजिक विकास होगा। धन्यवाद।